हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कांस्टेंट स्टडी क्लासेस पर। स्टूडेंट्स, हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 के साइंस सब्जेक्ट के चैप्टर सेकेंड सूक्ष्म जीव, मित्र एवं शत्रु के बारे में। इस चैप्टर के बारे में हम सूक्ष्म जीवों की परिभाषा, सूक्ष्म जीवों के प्रकार और सूक्ष्म जीवों के आवास के बारे में पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। अगर आपने इस चैप्टर का पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट पर जाकर उसे ज़रूर देख लें। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सूक्ष्म जीवों के उपयोग। यह जो टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा वीडियो देखेंगे। चलते हैं टॉपिक पर। सूक्ष्म जीवों के उपयोग। सबसे पहले आता है मित्रवत सूक्ष्म जीव, यानी मित्रवत सूक्ष्म जीव, फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यानी जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो हमारे किस प्रकार से मित्र होते हैं, दोस्त होते हैं। कुछ सूक्ष्म जीवों का उपयोग विभिन्न उपयोगी कार्यों और वातावरण को स्वच्छ रखने में होता है। उन्हें मित्रवत सूक्ष्म जीव कहते हैं। यानी कुछ जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो हमारे बहुत सारे कार्यों को संपूर्ण करने के लिए उपयोगी होते हैं, साथ ही हमारे वातावरण को स्वच्छ रखने के लिए भी काम में आते हैं। ऐसे सूक्ष्म जीवों को ही मित्रवत सूक्ष्म जीव कहा जाता है। मित्रवत सूक्ष्म जीवों का उपयोग, यहाँ पर सूक्ष्म जीवों के उपयोग दिए हुए हैं। जो मित्रवत सूक्ष्म जीव होते हैं वो हमारे लिए किस प्रकार से उपयोगी होते हैं। दैनिक जीवन में सूक्ष्म जीवों के अनेक उपयोग हैं, उनमें से मुख्य उपयोग यहाँ पर लिखे हुए हैं। दही एवं ब्रेड बनाने में, यानी सूक्ष्म जीवों से किस प्रकार दही बनाया जाता है और किस प्रकार ब्रेड बनाए जाते हैं। इसके बाद सूक्ष्म जीवों का वाणिज्यिक उपयोग, यानी औद्योगिक स्तर पर सूक्ष्म जीव का उपयोग क्या होता है, औद्योगिक या वाणिज्यिक उपयोग क्या होते हैं सूक्ष्म जीवों के। सूक्ष्म जीवों का औषधीय उपयोग, किस प्रकार सूक्ष्म जीवों से औषधियों का निर्माण होता है वो देखेंगे। इसके अलावा वैक्सीन, यानी जो टीके होते हैं उनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि, सूक्ष्म जीवों द्वारा मिट्टी की उर्वरता किस प्रकार बढ़ती है, मिट्टी की उपजाऊ क्षमता किस प्रकार बढ़ती है, ये हम आगे देखने वाले हैं। पर्यावरण का शुद्धिकरण, यानी किस प्रकार पर्यावरण को शुद्ध बनाने के लिए सूक्ष्म जीव उपयोगी होते हैं। आगे चलते हैं। सबसे पहले दही बनाने के लिए हम पढ़ने वाले हैं सूक्ष्म जीवों का उपयोग। तो दही जो है वो किस प्रकार बनता है, देखिए। दूध से दही बनाना। हल्के गुनगुने दूध में कुछ मात्रा में दही या छाछ डालते हैं जिसमें लैक्टोबैसिलस जीवाणु उपस्थित होते हैं। यानी हम सबसे पहले हल्का गुनगुना दूध लेंगे और उस गुनगुने दूध में हम कुछ मात्रा में छाछ या दही डालते हैं जिसमें लैक्टोबैसिलस जीवाणु होता है। यह लैक्टोबैसिलस जीवाणु दूध में निरंतर जनन करके वृद्धि करते हैं। यानी जो दूध होगा उसके अंदर लैक्टोबैसिलस जीवाणु अपनी संख्या को बढ़ाता रहेगा। उसके बाद इसको दूध को दही में परिवर्तित कर देगा, बदल देगा। यानी सूक्ष्म जीव जो होता है लैक्टोबैसिलस सूक्ष्म जीव, यह दूध के अंदर अपनी संख्या को बढ़ाकर इसे दही में परिवर्तित कर देता है। आगे देखिए, कुछ जीवाणु पनीर, चीज़, अचार एवं अनेक खाद्य पदार्थों के निर्माण में सहायक होते हैं। यानी कुछ जो जीवाणु होते हैं, बैक्टीरिया जो होते हैं, वो चीज़ यानी जो पनीर होता है उसे बनाने के काम आते हैं, अचार में काम आते हैं, अनेक खाद्य पदार्थ, इसके अलावा बहुत सारे खाद्य पदार्थों को बनाने में सहायता प्रदान करते हैं। चावल के आटे में किण्वन की प्रक्रिया द्वारा जीवाणु और यीस्ट से इडली एवं डोसा बनता है। यानी जो चावल होता है, चावल के आटे में किण्वन की प्रक्रिया द्वारा जीवाणु और यीस्ट जो होते हैं वो इडली और डोसा बनाने में सहायक होते हैं। आगे आता है मैदा से ब्रेड बनाना। यानी मैदा का जो आटा होता है उससे ब्रेड किस प्रकार बनती है, देखिए। आधा किलोग्राम मैदा में थोड़ी मात्रा में चीनी डालकर गर्म पानी मिलाएंगे। यानी हम आधा किलोग्राम मैदा लेंगे, उसमें थोड़ी सी मात्रा में चीनी डालेंगे और उसमें गर्म पानी मिलाकर उसे गूँथ लेंगे। इसमें और साथ में ही 1 चम्मच यीस्ट का पाउडर मिलाकर इसे गूँथ लेंगे। यानी
ये सारी चीज़ें डालकर इसे जिस प्रकार हम खाना बनाने के लिए आटा गूँथते हैं उसी प्रकार इसे भी गूँथ लेंगे। लगभग 2 घंटे बाद जब हम देखते हैं गुथी हुई मैदा को फूला हुआ पाते हैं, यानी जब हम 2 घंटे बाद देखेंगे तो जो हमने आटा गूँथा था मैदा का वो फूल जाता है। फूलता क्यों है? कारण देखिए यहाँ पर फूलने का कारण क्या होगा। मैदा में उपस्थित यीस्ट खमीर तीव्रता से जनन करके श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड उत्पादित करते हैं। यानी मैदा में जो हमने यीस्ट का पाउडर डाला था, खमीर डाला था, वो तीव्रता से जनन करता है, उस आटे में जनन करता है और जनन के बाद जब इतनी मात्रा में इनकी संख्या वृद्धि हो जाएगी और इतनी मात्रा में श्वसन करेंगे तो वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन होगा और श्वसन के दौरान ये कार्बन डाइऑक्साइड जब बाहर निकलेगी तो वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड के बुलबुले बन जाएंगे। खमीर वाली मैदा का आयतन बढ़ा देते हैं। ये जो बुलबुले होंगे वो खमीर वाली मैदा जो होगी उसका आयतन बढ़ा देंगे, उसका जो एरिया होगा वो बढ़ा देंगे। नोट देखिए यहाँ पर बेकिंग उद्योग में इस आधार पर ब्रेड, पेस्ट्री एवं केक बनाए जाते हैं। यानी यह जो तरीका है जिस प्रकार मैदा के आटे से ब्रेड बनाया है उसी प्रकार यहाँ पर पेस्ट्री और केक भी बनाए जाते हैं और अन्य डबल रोटी, पाव ऐसी चीज़ें बनाई जाती हैं। आगे देखिए चित्र के द्वारा यहाँ समझाया हुआ है कि यीस्ट पाउडर के साथ यहाँ मैदा थी और वो किस प्रकार CO2 के बुलबुलों के कारण फूल जाती है। तो यहाँ सबसे पहले मैदा का आटा, इसमें 2-3 चम्मच हमने चीनी मिलाई, गुनगुना पानी डाला और उसमें 1 चम्मच यीस्ट डाल दिया। यानी ये हो गया कि 1 चम्मच यीस्ट की कीमत तुम क्या जानो मैदा, और मैदा किस में बदल जाएगी? मैदा बदल जाएगी ब्रेड में। यहाँ CO2 के बुलबुले बन जाएंगे। फिर क्या होता है कि जब इसको गर्म कर लिया जाता है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड इसमें से बाहर निकल जाती है और वहाँ पर छिद्र रह जाते हैं और इसको खाने के रूप में काम में लिया जाता है। सूक्ष्म जीवों का वाणिज्यिक उपयोग दूसरा आता है। इससे पहले हमने ब्रेड और दही बनाया था, अब दूसरा आता है सूक्ष्म जीवों का वाणिज्यिक उपयोग, यानी सूक्ष्म जीवों का औद्योगिक उपयोग। वाणिज्यिक या औद्योगिक उपयोग बड़े स्तर पर एल्कोहल यानी बहुत अधिक मात्रा में एल्कोहल, शराब और एसिटिक एसिड के उत्पादन में सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है। यानी शराब, एल्कोहल और एसिटिक अम्ल को फैक्ट्रियों में बनाने के लिए बड़े स्तर पर सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है। जो गेहूँ, चावल एवं फलों के रस में उपस्थित प्राकृतिक शर्करा यीस्ट द्वारा किण्वन प्रक्रिया से एल्कोहल एवं शराब का उत्पादन किया जाता है। यानी जो गेहूँ, चावल और फलों में जो प्राकृतिक शर्करा होती है, इस प्राकृतिक शर्करा को यीस्ट द्वारा किण्वन की प्रक्रिया द्वारा एल्कोहल एवं शराब का उत्पादन किया जाता है। किण्वन की प्रक्रिया द्वारा यहाँ पर एल्कोहल एवं शराब बनाई जाती है। अब देखते हैं कि ये किण्वन की प्रक्रिया क्या होती है। किण्वन की प्रक्रिया देखिए, फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन क्या होता है? किण्वन एक जैव रासायनिक क्रिया है। यानी किण्वन जो है वो सूक्ष्म जीवों के द्वारा होती है, इसलिए इसे जीवों के द्वारा होती है, इसलिए इसे जैव रासायनिक क्रिया कहा जाता है। इसमें जटिल कार्बनिक यौगिक सूक्ष्म जीवों की सहायता से सरल कार्बनिक यौगिकों में टूट जाते हैं। यानी जो जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं वो सरल कार्बनिक यौगिकों में टूट जाते हैं। इस क्रिया में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं पड़ती। यानी जब ये क्रिया होती है तो वहाँ पर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होती है, ऑक्सीजन वहाँ पर नहीं होती है और ना ही ऑक्सीजन की इस प्रक्रिया के दौरान आवश्यकता होती है। किण्वन की खोज लुई पास्चर नामक वैज्ञानिक ने की थी। यानी किण्वन को जो खोजने वाले वैज्ञानिक थे वो लुई पास्चर थे, जिन्होंने 1857 में किण्वन की प्रक्रिया की खोज की थी। आगे देखिए सूक्ष्म जीवों का औषधीय उपयोग। यानी सूक्ष्म जीव जो है वो उनसे किस प्रकार औषधियों का निर्माण किया जाता है, उनसे किस प्रकार औषधियाँ बनाई जाती है। सूक्ष्म जीवों का औषधीय उपयोग, इसमें प्रतिजैविक एंटीबायोटिक किस प्रकार बनाई जाती है। देखिए ऐसी औषधियाँ जो रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देती हैं तथा उनकी वृद्धि को रोक देती है। यहाँ पर क्या हो जाएगा कि वे औषधियाँ जो सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देती है, यानी हमारे शरीर में रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देती है।
अथवा उनकी वृद्धि को रोक देती है, यानी सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोक देती है। ऐसी औषधियों को प्रतिजैविक औषधियाँ कहते हैं। इनके उदाहरण हैं पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन। इन उदाहरणों को आपको अच्छी तरह से याद करना है। इनके उदाहरण ऑप्शन में या फिर ऐसे सीधे सीधे पूछ लिए जाते हैं कि 2 प्रतिजैविक औषधियों के नाम लिखिए, 3 प्रतिजैविक औषधियों के नाम लिखिए, तो आपको इनके उदाहरण याद होने चाहिए। इनके उदाहरण हो जाएंगे पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन। इसके बाद पशु आहार एवं कुक्कुट आहार, यानी जो पशु आहार होता है और जो कुक्कुट आहार होता है। पशु आहार जो होता है वो गाय, भैंस, बकरी, इनके लिए। कुक्कुट आहार मुर्गों के लिए। इनके लिए जो आहार होता है उसके अंदर भी प्रतिजैविक मिलाई जाती है। ऐसी औषधियाँ मिलाई जाती है जिनके उपयोग से पशुओं में सूक्ष्म जीवों का संचरण रुक जाता है, यानी पशुओं में फैलने वाले जो रोग होते हैं, सूक्ष्म जीवों से होने वाले रोग होते हैं, उन रोगों को रोकने के लिए इनके आहार में प्रतिजैविक औषधियाँ मिलाई जाती है। कुछ पौधों में भी प्रतिजैविक द्वारा रोग नियंत्रण किया जाता है, यानी जो पौधे होते हैं उन पौधों में रोग फैलने से रुक जाए, इसके लिए उनके ऊपर भी प्रतिजैविक औषधियों का छिड़काव किया जाता है या उन तक प्रतिजैविक औषधियाँ पहुँचाई जाती हैं। आगे नोट, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नाम के एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने सर्वप्रथम पेनिसिलिन की खोज की थी या पेनिसिलिन नामक प्रतिजैविक औषधि बनाई थी। सन 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने सर्वप्रथम कवक से, यानी इन्होंने जो पेनिसिलिन बनाई थी वो कवक से बनाई थी। आगे देखिए, प्रतिजैविक लेते समय में क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए। तो प्रतिजैविक लेते समय हमें देखो निम्न सावधानियां रखनी चाहिए। ये सावधानियां क्या हो सकती है? हमें डॉक्टर की सलाह पर ही प्रतिजैविक की दवाएं लेनी चाहिए, यानी प्रतिजैविक जो दवाएं होती है, औषधियाँ होती हैं, उनको हमें केवल और केवल डॉक्टर की सलाह से लेना चाहिए। बिना डॉक्टर की सलाह के हमें प्रतिजैविक नहीं लेनी चाहिए। इसके बाद अगर हमें डॉक्टर ने प्रतिजैविक औषधियाँ बताई है तो हमें उनका कोर्स जो है वो पूरा करना चाहिए। प्रतिजैविक औषधियाँ जब बता दें तो उसका कोर्स हमें पूरा लेना चाहिए, आधा अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। आवश्यकता होने पर ही प्रतिजैविक लेने चाहिए। अनावश्यक रूप से ली गई प्रतिजैविक शरीर में उपस्थित उपयोगी जीवाणु भी नष्ट कर देती है। यानी यहाँ पर ऐसा होता है कि प्रतिजैविक औषधियाँ हमें तभी लेनी चाहिए जब हमारे शरीर को प्रतिजैविक लेने की आवश्यकता हो। अनावश्यक रूप से जब हम प्रतिजैविक औषधियों का सेवन करते हैं तो हमारे शरीर के अंदर पाए जाने वाले जो लाभदायक जीवाणु होते हैं, लाभदायक सूक्ष्म जीव होते हैं, उनको ये प्रतिजैविक नष्ट कर देती हैं और इनसे मिलने वाला लाभ हमें नहीं मिलता है। सर्दी जुकाम एवं फ्लू में प्रतिजैविक प्रभावशाली नहीं होती क्योंकि यह रोग विषाणु द्वारा होते हैं। यानी सर्दी जुकाम और फ्लू जो होता है उसमें प्रतिजैविक औषधियाँ प्रभावशाली नहीं होती क्योंकि ये विषाणुओं पर कार्य नहीं करती है। आगे देखिए, चौथा हमारा टॉपिक है वैक्सीन। वैक्सीन या टीका बनाने में हानिकारक सूक्ष्म जीवों से बचने के लिए मृत अथवा निष्क्रिय सूक्ष्म जीवों को स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में प्रविष्ट कराया जाता है। तब शरीर उसके विरुद्ध प्रतिरक्षी का निर्माण करके रोग कारक को नष्ट करता है। यानी जो वैक्सीन और टीका बनाने में सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है वो किस प्रकार किया जाता है? देखिए, जो स्वस्थ व्यक्ति होता है, यानी मान लो ये कोई स्वस्थ व्यक्ति है, इस स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में अभी कोई रोग नहीं है, लेकिन इन फ्यूचर भविष्य के अंदर इसमें हानिकारक सूक्ष्म जीव से रोग नहीं हो। ऐसे हानिकारक सूक्ष्म जीवों से रोगों से बचाने के लिए इसके शरीर में उस सूक्ष्म जीव से संबंधित उसका मृत रूप अथवा निष्क्रिय रूप शरीर के अंदर प्रविष्ट करा दिया जाता है। अब इस शरीर की जो कोशिकाएं होंगी वो इसके विरुद्ध प्रतिरक्षी का निर्माण करेगी, एंटीबॉडी का निर्माण करेगी। अब ये एंटीबॉडी जो है इन सूक्ष्म जीवों को या निष्क्रिय सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देगी।
साथ ही ये प्रतिरक्षा सदा के लिए बनी रहती है, यानी जो प्रतिरक्षी शरीर ने बनाई है, एंटीबॉडी जो शरीर ने बनाई है, ये एंटीबॉडी सदैव के लिए शरीर में सुरक्षित रहती है, रोग कारक सूक्ष्म जीव से सदा सुरक्षा करती है, यहाँ आएगा करती है। तो इस प्रकार से हम हानिकारक सूक्ष्म जीव से होने वाले रोग से बच सकते हैं। आगे हैजा, क्षय, चेचक, हेपेटाइटिस तथा कोरोना जैसी अनेक बीमारियों को वैक्सीन टीके द्वारा रोका जा सकता है, यानी जो ये रोग है इनको टीके लगाकर पहले ही इनसे बचा जा सकता है, इनको रोका जा सकता है। 1798 ईस्वी में सर्वप्रथम एडवर्ड जेनर नाम के वैज्ञानिक ने चेचक के टीके की खोज की थी। ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि चेचक के टीके की खोज किसने की, तो चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने की थी सन 1798 ईस्वी के अंदर। पल्स पोलियो अभियान के दौरान पिलाई जाने वाली पोलियो ड्रॉप भी एक वैक्सीन या टीका है, यानी पल्स पोलियो के दौरान वैक्सीन दी जाती है, ड्रॉप पिलाई जाती है, वो ड्रॉप भी एक प्रकार से टीका होती है, वैक्सीन होती है। आगे देखिए, पांचवा हमारा बिंदु है मिट्टी की उर्वरता वृद्धि में जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो किस प्रकार योगदान प्रदान करते हैं, अपनी भूमिका निभाते हैं। तो देखिए, कुछ जीवाणु एवं नीले हरे शैवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं, इससे मृदा की उर्वरता बढ़ती है। यानी वायुमंडलीय जो नाइट्रोजन है वो पौधे के लिए प्रोटीन बनाने में बहुत महत्वपूर्ण होती है। आप पढ़ चुके हैं पहले ही कि जो प्रोटीन होती है इसके निर्माण में और भी अन्य आवश्यक चीज़ें बनाने के लिए पौधे को नाइट्रोजन की आवश्यकता पड़ती है। इस नाइट्रोजन को पौधा जो होता है वो सीधे वातावरण से प्राप्त नहीं कर सकता। पौधा या पेड़ इस नाइट्रोजन को वातावरण से सीधे प्राप्त नहीं कर सकता, यह जड़ों के द्वारा विलय रूप में पौधे तक पहुंचती है। तो जो कुछ जीवाणु होते हैं, जैसे हमने राइजोबियम जीवाणु के बारे में पढ़ा था, और कुछ नीले हरे शैवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन जो होती है, इस नाइट्रोजन का स्थिरीकरण यानी इसे मिट्टी के अंदर फिक्स कर देते हैं, मृदा के अंदर स्थिर कर देते हैं। इससे मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि होती है, यानी जो पौधे होते हैं वो अच्छे होते हैं नाइट्रोजन के कारण। अगला और आखिरी जो हमारा उपयोग है पर्यावरण का शुद्धिकरण करने में, यानी जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो पर्यावरण को किस प्रकार से शुद्ध करते हैं, पर्यावरण को किस प्रकार से स्वस्थ और स्वच्छ बनाने के लिए जिम्मेदार होते हैं। बड़ी मात्रा में मृत जीव, सड़े हुए पादप एवं जंतु कुछ समय बाद विलुप्त हो जाते हैं। यानी आपने देखा होगा कि कई बार बड़ी मात्रा में जीव जो होते हैं वो मर जाते हैं, मृत हो जाते हैं। इसके अलावा पेड़ पौधे के भागों को आपने सड़ते हुए देखा होगा, टहनियाँ पानी और इनसे सड़ जाती है। और कुछ जंतु जो होते हैं वो भी आपने देखे होंगे, ये कुछ समय बाद विलुप्त हो जाते हैं। आप देखते होंगे कि आप आसपास में ये सारी चीज़ें आपको कुछ दिनों के बाद में विलुप्त हो जाती है, वहाँ पर हमें मिलती नहीं है। इसका मुख्य कारण है सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीव क्या करते हैं, मृत जैविक अपशिष्ट का अपघटन करके उन्हें सरल पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं। यानी जो मृत जैविक अपशिष्ट होते हैं उनका अपघटन कर देते हैं, उन्हें टुकड़ों में तोड़ देते हैं और सरल पदार्थों में उसको बदल देते हैं। यह पदार्थ पौधों एवं जंतुओं द्वारा पुनः उपयोग लिए जाते हैं। यानी जो पदार्थ सूक्ष्म जीव बदल देते हैं, सरल जो पदार्थ होते हैं, ये पदार्थ जंतुओं तथा पौधों द्वारा पुनः उपयोग में लिए जाते हैं। इस प्रकार हानिकारक एवं दुर्गंध युक्त पदार्थों का निम्नीकरण सूक्ष्म जीवों से कर पर्यावरण का शुद्धिकरण करते हैं। ये जो हानिकारक और दुर्गंध युक्त पदार्थ होते हैं, सड़े हुए अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, इनका निम्नीकरण सूक्ष्म जीव कर देते हैं और इस प्रकार हमारा वातावरण जो है वो शुद्ध हो जाता है। ये सभी उपयोग बहुत महत्वपूर्ण हैं। इन सभी उपयोगों को आपको अच्छे से पढ़ना है, अच्छी तरह से याद करना है। इनमें से अधिकांश प्रश्न बनने की संभावना एग्ज़ाम की दृष्टि से रहती है। इस प्रकार हमारा ये सूक्ष्म जीवों के उपयोग वाला जो टॉपिक था वो पूरा होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें,
साथ ही एक अच्छा सा कमेंट करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि सभी तक ये वीडियो पहुंच जाए और उन्हें भी इस वीडियो का फ़ायदा हो। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें।